मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि फ़लस्तीन और इसराइल का जो झगड़ा है ना, ये क्या है? देखें ना, जब उनको यहूदियों को एक स्टेट का वो बना के दुनिया ने मान लिया, अक़वाम आलम ने, कि भाई ये एक यहूदियों के लिए एक रियासत है, मुसलमान अपने उसमें थे, तो उसमें फिर ये झगड़ा क्यों? ये लोग किस, यानी ज़मीन का टुकड़ा है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये कहते हैं फ़लस्तीनियों ने खुद अपनी ज़मीनें औने पौने दाम बेच दी थी उस वक़्त के यहूदियों को, पैसों के लालच में आके। अब वो फ़लस्तीनी कहते हुए नहीं हमारी ज़मीन है, तो वो झगड़ा क्या हुआ? नहीं, लड़ क्यों रही है इतने सालों से? अब 19वीं सदी यूरोपियन कोलोनियलिज्म की सदी है, ये तो आपको पता है। फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, बर्तानिया, ये 5 बड़े, पर्शिया यानी जर्मनी जिसको कहते हैं, अभी आजकल जर्मनी पुराना नाम इसका पर्शिया, ये 6 और रूस 7 यूरोप कॉन्टिनेंट जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एशिया और अफ्रीका को क्या बनाया हुआ है? अपनी नौ आबादियात। हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी 9 आबादियों में से। दुनिया भर में यहूदी कहाँ आबाद हैं? हिंदुस्तान में भी रहते हैं, हम ईरान में भी है, हम 19वीं 20वीं सदी की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी यहूदी रहते हैं, चंद हजार, कराची में भी रहते थे 1950 तक, और ईरान में भी यहूदी रहते हैं, शाम में भी यहूदी रहते हैं, इराक में भी यहूदी रहते हैं। मसलन जो मारूफ इसराइली अदाकार हैं लियोन राज, वो बुनियादी तौर पर इराकी इसराइली, उनका खानदान इराक से, उनकी बड़ी मशहूर सीरीज है फौदा, 2 साल पहले उसका बड़ा शोर था। और मगरबी ममालिक में भी यहूदी थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उस तसव्वुर करें उस जमाने में, जिस जमाने में यहूदी हिंदुस्तान में रहते हैं, ईरान में रहते हैं, इराक में रहते हैं, शाम में रहते हैं, फलस्तीन में रहते हैं, लबनान में रहते हैं, मराकश में रहते हैं, ट्यूनिस में रहते हैं। अब मराकश, ट्यूनिस, लबनान, शाम, इराक, ईरान, हिंदुस्तान, ये सारे ममालिक किसके कब्जे में हैं? या फ्रांस के कब्जे में है, या इटली के कब्जे में है, या बर्तानिया के कब्जे में। तो ये तो मकबूजा इलाके हैं, यहाँ की तालीम क्या होगी इसका फैसला फ्रांस, इटली, बर्तानिया करते हैं। ठीक है। यहाँ पैदा क्या किया जाएगा इसका फैसला भी वो करते हैं। यहाँ रहने वाले खाएंगे क्या इसका फैसला भी वो करते हैं। यहाँ रहने वाले पहनेंगे क्या इसका फैसला भी वो करते हैं। यहाँ रहने वाले उगाएंगे क्या इसका फैसला भी वो करते हैं। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। गन्ना हिंदुस्तान में या अफ्रीका में या जहां कहीं, ये बर्तानिया की जरूरत है कि वो शुगर की फैक्ट्रियां लगा रहा है और वो दुनिया भर में चीनी बेच रहा है। चाय की पत्ती बर्तानवी इस्तेमाल का एक बड़ा जरिया हो गया। अब उधर जाएं फलस्तीन, अब ना नहीं, फलस्तीन अभी नहीं। अच्छा। अभी हम ये समझें कि ये अक़वाम महकूम है, ठीक है। यहाँ मुसलमान हो या यहूदी हो या ईसाई, उनकी क्या हैसियत है? सही है। और इन महकूम अक़वाम में जितनी भी कॉलोनियल ताकतें हैं, वो अपने लोगों को क्या जस्टिफिकेशन देती हैं कि वहां क्यों हुकूमत कर रहे हैं? कहते हैं व्हाइट मैन बर्डन। ये एक मसीही शख्स का फर्ज है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भेड़ों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के गले में वापस लाए। तो हिंदुस्तान में भी मसीही मिशनरीज चल रही हैं, ईरान में भी चल रही हैं, इराक में भी चल रही हैं, लीबिया में भी चल रही हैं, वगैरह वगैरह। अब हम आए उस तरफ जो फर्स्ट वर्ल्ड है, यूरोपियन वर्ल्ड। यूरोपियन वर्ल्ड में बर्तानिया की एक एलीट क्लास है, जर्मनी की एक एलीट क्लास है, फ्रांस की एक एलीट क्लास है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की एक एलीट क्लास है। एलीट क्लास में कौन लोग होते हैं शमसुद्दीन? एलीट क्लास में मोस्टली किसी मुआशरे के वो लोग होते हैं जो मुआशरे की अक्सरियत का हिस्सा नहीं, माइनॉरिटी है। तो अगर हम 19वीं और 20वीं सदी में यूरोपियन एलीट का मुताला करें तो हमें अंदाजा होता है कि हर 10 में से 7 मजहबन कौन है? यहूदी। ब्यूरोक्रेट्स, आजकल के जमाने में तो कौमी रियासतें, हर मुल्क का एक ब्यूरोक्रेट डिप्लोमेट होता है। पुराने जमाने में डिप्लोमेट्स, आप एक्सपर्ट होते थे सफारतकारी में, कोई भी मुल्क आपकी खिदमात बतौर सफारतकार अपने लिए ले लेता था। तो शमसुद्दीन जो कि एक मारूफ सफारतकार हैं, आजकल बर्तानिया के लिए सफारतकारी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, तनख्वाह मिलती है उनको बर्तानिया से। फॉर एग्जाम्पल शौजब अस्करी एक बड़े मारूफ सफारतकार हैं, वो जर्मनी के लिए सफारतकारी कर रहे हैं। हमारे फैज अहमद फैज साहब के जो वालिद थे वो अफगानिस्तान के वजीर आजम थे। फैज किथे सियालकोट और अफगानिस्तान की। और हमारे जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब हैं, इनके वालिद सर शाहनवाज भुट्टो रियासत जूनागढ़ के वजीर आजम थे। क्यों? इसलिए कि भाई वो सियासत और सियासी और सफारतकारी पे उनकी अथॉरिटी थे, तो उन मुल्कों ने, उनके दरबारों ने उनको अपने यहाँ मुलाजिम रखा हुआ था। तो अगर आप 19वीं और 20वीं सदी के बड़े सफारतकारों की, बड़े ब्यूरोक्रेटों की और कॉलोनियलिज्म में बड़े बड़े ताकतवर अफसरों की जिंदगियों का मुताला करें तो आपको पता लगता है कि वो तो जूस है। ठीक है। फिर और आम मसीही यहूदियों का मुखालिफ है।
क्यों? कहानियों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किसने किया है? यहूदियों ने। यहूदियों ने। ठीक है। यहूदी यूरोप में पिछले 1000 साल से मार खा रहे हैं। अगर आप 1492 में रॉड्रिक और इजाबेला की उस जंग का मुताला करें जो उन्होंने मुस्लिम अल-अंदलुस को शिकस्त देने के लिए की थी, तो जब 1492 में शिकस्त हो गई और मुस्लिम स्पेन का दरवाजा बंद हो गया और ऑटोमन एम्पायर ने कहा रॉड्रिक और इजाबेला को कि हम आपके खिलाफ समुद्र पार करके जंग नहीं करेंगे, लेकिन आप इन लोगों को जो मुसलमान हैं उनको वापस आने दें। कहां? समुद्र पार करके ऑटोमन एम्पायर में, तुर्क उस्मानी खिलाफत में। तो 10 साल तक अमिनिस्ट्री थी। तमाम मुसलमान जो उंदलस में रहते थे वो अगर उंदलस में स्पेन में रहेंगे तो वो वापस ईसाई हो जाएं, और अगर वो छोड़कर जाना चाहते हैं तो वो छोड़कर चले जाएं। तो हजारों लाखों मुसलमान जो उस जमाने में उंदलस में रहते थे, 750 साल वहां वो रहे थे, तो वो जान बचा करके कहां आ गए? ऑटोमन एम्पायर में। यहूदियों को ये इजाजत नहीं थी, यहूदियों की प्रोसिक्यूशन की गई, यहूदियों को उनके मजहब की बुनियाद पर रॉड्रिक और इजाबेला ने कत्ल किया। सही है। तो उस्मानी खिलाफत ने उनको ये कहा कि जैसी एमिनेस्टी आपने मुसलमानों को दी है, ऐसी ही एमिनेस्टी हमें किसके लिए चाहिए? यहूदियों के लिए। तो ये 19वीं सदी से पहले तो मुसलमानों ने बहुत दफा यहूदियों को ईसाइयों की मार पिटाई से बचाया। ठीक है। तो 1890 से पहले जो चंद हजार यहूदी फलस्तीन में रहते थे, ये वो यहूदी थे जो 1492 में उंदलुस स्पेन से जान बचाकर मुसलमान उस्मानी खिलाफत के यहाँ पनाहगीर हुए। और मुसलमानों ने पूछा बादशाह ने कि तुम कहाँ रहना चाहते हो? उन्होंने कहा हमारा सरजमीन जो है आबा अजदाद की वो फलस्तीन है, तो हमें फलस्तीन भेज दें, जाकर रहो। तो जब 1890 में जूश मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो अगर 85% आबादी फलस्तीन की मुसलमान थी और 10 से 12% आबादी क्रिश्चियन थी, तो जो 2-3% यहूदी हैं, ये वो यहूदी हैं जो 1492 की उंदलुस की जंग के बाद वहां आकर के आबाद हुए। नारा लगाया, थियोडोर हर्जल ने किताब लिखी द आइडिया ऑफ जूविश स्टेट, इसलिए कि यूरोपियन ममालिक में यहूदियों की प्रोसिक्यूशन बहुत ज्यादा थी। ये जो 1941-42 में द ग्रेट सोल्यूशन के नाम से एडोल्फ आइखमैन और एडोल्फ हिटलर ने आइडिया दिया था कि यहूदियों को 60 लाख यूरोपियन यहूदियों का क्या हाल है, तो उन्हें मार ही दिया जाए। 2 ख्यालात थे, ये कि इनको इकट्ठा करते हैं, इनको ट्रेनों में लाते हैं, फिर इनको शिपों में लाते हैं और इनको जाकर के मडगास्कर में छोड़ देते हैं। मडगास्कर एक बहुत बड़ा जजीरा है बहरे हिंद में, इंडियन ओशन में, तो वहां रहे मरे जैसे भी रहे। तमाम यूरोपियन अक़वाम को यह लगता था कि जूस क्या है, यूरोप के लिए दीमक है, यूरोपियन समाज के लिए दीमक है। अब ये माइनॉरिटी में थे और इनका ज्यादातर कारोबार था लोगों को पैसे देना, यानी बैंकिंग सेक्टर, सूद पर कर्ज देना। तो अमीर थे और इंटेलेक्चुअल थे और सुपर ब्रेन थे, ज्यादा समझदार थे, होना भी चाहिए, हर कौम को होना चाहिए, वो थे। तो 1000 साल या 1500 साल की जो जुल्म और ज्यादती थी यूरोप में यहूदियों के साथ, वो अपने क्लाइमेक्स को पहुंचती है 1941-42 में, जब ये यूरोप सारे के यहूदी इकट्ठी करके हिटलर ये फैसला करता है कि इनको गैस चैम्बरों में डालो, वो खत्म करो, वंस फॉर ऑल, सब यहूदी मर जाएं ताकि यूरोप का मसला ही हल हो जाए। आज भी यूरोपियन ममालिक में, खासतौर पर जर्मनी में, न्यू नाजी मूवमेंट जो है, ये जो एंटीसेमिटिसिज्म है जिसको सारी दुनिया बोलती है कि यहूद दुश्मनी, यहूद दुश्मनी, तो ये इसी वजह से है कि यूरोप का गिल्ट है। तो ये यूरोप का गिल्ट जो 1941-42 में यहूदियों की मौत तक आता है, यहूदियों की जो इंटेलिजेंशिया है, समझदार लोग हैं, वो 1890 में एक आइडिया पेश कर चुके हैं कि यूरोप में मौजूद यहूदियों की मौत, जुल्म, तकलीफ का हल यही है कि हम एक ऐसी रियासत कायम करें जो यहूदियों पर मबनी, यूरोपियन यहूदी। ठीक है। किताब आ गई द आइडिया ऑफ जूविश स्टेट। 1890 में वर्ल्ड ज़ायनिस्ट मूवमेंट का पहला इजलास हुआ, फैसला हुआ कि हमें एक मुल्क कायम करना है। कहां कायम किया जाए? या तो वो हम कायम करें युगांडा में, या कायम करें किसी और अफ्रीकी जगह पर, या कायम करें फलस्तीन में। तो पता लगा फलस्तीन तो आबाद इलाका है, वहां तो पहले से लोग रहते हैं। नारा लगाया गया, लैंड विदाउट द पीपल फॉर द पीपल विदाउट लैंड। ये नेशनल स्लोगन था किसका? इंटरनेशनल सेहोनी मुहिम का। लैंड विदाउट द पीपल फॉर द पीपल विदाउट द लैंड। क्या मतलब?
वो जमीन जिसमें लोग नहीं है उन लोगों को दे दी जाए जिनके पास जमीन नहीं। ठीक है, ये इंटरनेशनल ज़ायनिस्ट मूवमेंट का नारा है, लैंड विदाउट द पीपल फॉर द पीपल विदाउट द लैंड। तो वहां तो लोग थे, वहां तो लोग थे, तो ये फैसला ये तो नारे से हट हाँ, गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फलस्तीन तो भाई वहां तो ऑलरेडी लोग रहते हैं, अरब रहते हैं और बड़ी मेजोरिटी उनकी, युगांडा या मेडागास्कर या कोई और मुल्क। 1914 में, अब हर साल इंटरनेशनल ज़ायनिस्ट मूवमेंट का एक इजलास होता है जिसमें अमेरिका के लोग भी आते हैं, जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया, हर मुल्क से यहूदी इकट्ठे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यहूदियों के मसले का क्या हल किया जाए। अब जब आपकी कौम को हर साल ईस्टर में चंद हजार यहूदी तो मजाकन मार दिए जाते थे कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कातिल है, चलो जी ईस्टर की नमाज पढ़ के घर से वापस आए, रास्ते में आते हुए 8-10 यहूदी भड़का दिए। और अगर आप जूस परसिक्यूशन की हिस्ट्री पढ़ें तो जितना जुल्म यहूदियों पर मसीही यूरोपियंस ने किया है, तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, वो तो आज इसराइल ने आकर हमें उनके जुल्म सितम भुलवा दिए। खैर, अब कैसे वो बन गया? अब उनके सवालात मेरे ज्यादा है। नहीं, मैं अभी आ रहा हूं। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कौन जीत रहा है? यूरोपियन अक़वाम। कौन जीत रहा है? यूरोपियन अक़वाम। बरतानिया के वजीर दाखिला का नाम है आर्थर बेल्फोर। बल्फोर ने इंटरनेशनल ज़ायनिस्ट मूवमेंट को लेटर लिखा है कि बल्फोर मुआहिदा उसी कि हिज़्ब मजस्टी की गवर्नमेंट इस बात पर खुश है कि आप फलस्तीन में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम कायम करें, रियासत नहीं, ठीक है, एक होम, घर बनाएं। घर एक ऐसी जगह होती है जहां आप अमन से रह सकते हैं, यानी आप यहूदियों के लिए फलस्तीन में एक पुरअमन घर कायम किया जाए, इस शर्त पर कि वहां जो इंडिजिनस, यानी वहां के जो मकामी, लफ्ज इंडिजिनस और लोकल पॉपुलेशन है, वहां के जो मकामी लोग हैं उनके सियासी, मजहबी, समाजी, अखलाकी हकूक मुतासिर नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो आप वहां आबाद हो सकते हैं। बरतानिया आपको वहां एक होमलैंड बनाने में पूरी हिमायत करेगा। बरतानिया क्या है? अ कॉलोनियल पावर वेयर सन नेवर सेट। सही है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, उस ताकतवर मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का सबसे ताकतवर आदमी यहूदियों की आलमी तंजीम को यह लिखकर दे रहा है कि फलस्तीन, जो कि तुर्की ऑटोमन एम्पायर का एक परगना, एक सूबा है फलस्तीन, वहां फलस्तीन अंकारा के पास नहीं है, फलस्तीन बैरूत के पास नहीं है, फलस्तीन इस्तांबुल के पास नहीं है, फलस्तीन दमिश्क के पास नहीं है। दमिश्क, इस्तांबुल, अंकारा, बैरूत, ये सारे सेंटर्स हैं, यानी शहर है। शहरों में लोगों का तालीम का लेवल, लोगों की मईशत का लेवल, लोगों की पॉलिटिकल सियासी शऊर का लेवल बाकी देहातों से कहीं ज्यादा बुलंद होता है। आप मेरे गांव चले जाएं और वहां से जाकर किसी से पूछें कि ये फलस्तीन और इसराइल का तनाजा क्या है, वो बड़ी सादगी से कहेगा यहूदियों ने मुसलमानों पर जुल्म किया। आप उसे कहें नहीं ऐसे तो वैसे, तो वो कहेगा मुझे इसका नहीं पता। या मेरे गांव के आदमी का सियासी शऊर या समाजी शऊर शहर के आदमी से बहुत कम है। आप शिगर और अलीबाद चले जाएं और वहां जाकर पूछें कि भाई ये जरा कामिला हैरिस और ट्रंप का जो मुकाबला हो रहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है, उनकी क्या राय होगी? कोई नहीं राय होगी ना। फलस्तीन में रहने वाले अरब फार्मर हैं, किसान हैं, मामूली मजदूरी करते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने कभी बैरूत और दमिश्क नहीं देखा, ठीक है, उन लोगों की किस्मत का फैसला दुनिया की सबसे ताकतवर कौम का सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट कर रहा है। किसके साथ बैठकर? ऑस्ट्रो हंगेरियन जूज। और ये कह रहा है, यानी हजारों किलोमीटर दूर लाखों अफराद के मुस्तकबिल का फैसला यूरोपियन अक़वाम बैठकर आपस में कर रही है। ये तो सर ताकत, जहां पर इस तरह ताकतवर जब वो हो जाए तो लोग यही करते हैं। आपके मुस्लिम एम्पायर ने यही किया, बाकियों ने भी किया, तो ये तो इतनी बड़ी कोई मायूब बात नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, नहीं, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। हाँ, आपका सवाल नहीं आप हो गया ना, उनको लाके बसा दिया। आपका सवाल ये बहुत अच्छा है। उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों ने क्या किया। मैं शमसुद्दीन शिगरी, यानी मदीना में बैठ के खलीफा जो है वो इधर ईरान के आखिरी कोने या बुखारा के लोगों का फैसला कर रहे हैं, वो आप लोगों को लिए मसला नहीं। इधर अगर ये हो रहा तो आप लोग इसको इतना बड़ा इशू बना रहे हैं। वो एक मसला था, वो कौम मजलूम थी, उनके लिए एक लैंड की जगह पुरअमन रहने के लिए उनको जमीन दी गई या इस तरह फैसला किया गया। नहीं, तो इस पे इतना क्या? मेरे घर में दो मुलाजमान काम करते हैं, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। तो मैं अलीबाद में, मैं एक ताकतवर आदमी हूँ, तो अलीबाद में जो आपका मकान है वो मैं उनके नाम। अगर आप ताकतवर है तो आप कर लेंगे। मैं क्या कर सकता? आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकता। आप वही करेंगे जो सब्र और शुक्र करेंगे। आप वो करेंगे जो फलस्तीनी कर रहे हैं। वो तो बात क्या उसमें आएंगे ना, आप बजामत करेंगे। आपने, यानी आप ये कह रहे हैं कि अच्छा ये फैसला हुआ तो वो जमीन जबरदस्ती छीन कर खाली करके
उनको दिया। अभी तक तो मैंने वो कहानी आपको सुनाई नहीं ना कि वहां हुआ क्या। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये फैसला कर लिया गया कि सरजमीन फलस्तीन में यूरोपियन यहूदियों को क्या दिया जाएगा, घर दिया जाएगा, जमीन दी जाएगी, जमीन दी जाएगी। ठीक हो गया। अब हिजरत शुरू हो गई है। और ये कब की बात आप? 1914। और उस्मानी खिलाफत आपकी कायम है वहां? हाँ, अभी तो जंग होगी ना, अभी तो जंग होनी है, फिर उसके बाद उस्मानी खिलाफत को शिकस्त होनी है, फिर वहां बरतानिया का कब्जा होना है। जब बरतानिया का कब्जा हुआ, क्या खबर लगाई थी न्यूयॉर्क टाइम्स ने? क्रिश्चियन फोर्सेस एंटर्ड इन द होली सिटी आफ्टर द 1000 years ऑफ ऑक्यूपेशन। यानी मुसलमान बैतुल मुकद्दस शहर के जो रिहायशी हैं वो क्या है, ऑक्युपाइड फोर्सेस हैं, 1000 साल से ऑक्युपाई किया हुआ है। और क्रिश्चियन फोर्सेस जो हैं बरतानिया की, वो उसको आजाद करवाने पहुंच गई हैं। किससे? ठीक सही नहीं, मतलब सवाल ये मुसलमानों से, जाहिर सी बात। किसको? दीवारों को और सड़कों को, लोगों को। किन लोगों को? उन लोगों पर कब्जा किया है जंग करके। समझने की मतलब, मसीही फोर्सेस जब बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो रही थी तो जो मकामी अरब थे उन पर फूल फेंक रहे थे? नहीं, कब्जा किया है। बरतानवी इस्तेमार ने तुर्की को शिकस्त दी है, ठीक है, फलस्तीन पर कब्जा किया है। अच्छा। तो फलस्तीन पर कब्जे के वक्त जब उनकी फौजें, उनकी तोपें और उनकी बंदूकें और उनके जीपें शहर में दाखिल हो रही हैं, तो वो ये नहीं कह रहे कि ये ऑक्युपाइड फोर्स है, बल्कि वो कह रहे हैं कि जो शहर में लोग, यहां से आप उस दिमागी सिचुएशन को समझे कि वो क्या थी, कि जो वहां मकामी लोग वहां रह रहे हैं सदियों से, वो क्या है, काबिज है। और जो 7 समुंदर पार से आए हैं वो कौन है? वो हुर्रियत पसंद है और वो आजादी के हीरो हैं। ठीक। अभी तक होलोकास्ट नहीं हुआ। सही। होलोकास्ट से 30 साल पहले का जमाना है, यानी तब से शुरू हो चुका है। फिर बरतानिया उनको आबाद कर रहा है। ब्रिटिश मैंडेट है, लीग ऑफ नेशंस कायम हुई और लीग ऑफ नेशंस ने कहा है कि इस इलाके का मुस्तकबिल कौन तय करेगा? बरतानिया। ठीक है, बरतानिया, लीग ऑफ नेशंस, अमेरिका, बरतानिया, दीगर यूरोपियन अक़वाम, फलस्तीन के इलाके का मुस्तकबिल कौन तय करेगा? ये ताकतवर विनर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के विनर है। तो लबनान और शाम तो चला गया फ्रांस के पास, और बरतानिया जो है पैलेस्टीनियन मैंडेट के नाम से बरतानिया के पास गया। बरतानिया यूरोप के यहूदियों को वहां करके आबाद कर रहा है, और यहूदियों ने वहां अपनी एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाई है जिसका नाम है हागाना। और हागाना ने कहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम किसका साथ देंगे? बरतानिया का। बदले में हम बरतानिया से क्या लेंगे? इस सरजमीन पर यहूदी रियासत। ठीक है। मकामी अरबों के साथ जो ज्यादतियां इस दौरान हुई हैं वो अल जजीरा ने डॉक्यूमेंट की हैं। अच्छा। द पैलेस्टीन वी नेवर न्यू, द लॉस्ट सिटीज ऑफ पैलेस्टाइन के नाम से। अच्छा, उस वक्त फलस्तीन किसके पास था जब ये सब हो रहा था? बरतानिया के पास। अच्छा। जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो ज़ायनिस्ट था, जूस। यहूदी होना जुर्म नहीं है, ज़ायनिस्ट। किसी की सरजमीन पर कब्जा करने का ख्वाब देखना तो काबिज ही है ना। तो दूसरी जंग अजीम के दौरान 60 लाख के लगभग बड़ा जुल्म हुआ। तौबा। अच्छा। जिस तरह यहूदियों को हिटलर ने मारा है, हाँ, वो तो बिल्कुल, मतलब इंसान चीख उठता है उस जुल्म सितम पर। लेकिन वो जुल्म सितम जस्टिफाई नहीं करता वो जुल्म सितम जो इसराइली रियासत फलस्तीनियों पर रवा रख रही है। फलस्तीन तो हम अभी आएंगे ना कि वो उनके पास भी जस्टिफिकेशन है ना, वो क्यों कर रहे हैं, मैं उस पर दलील। अब जब ऑशविट्ज का कैंप आजाद हुआ, यानी जब अमेरिकी फौजें और रूसी फौजें जर्मनी में और पोलैंड में और यूरोप के उन इलाकों में जहां ये सारे कैंप्स थे उनको आजाद कर रही हैं, और दुनिया देख रही है कि इंसानी जिल्द से मिलकर उन्होंने पेपर वेट बनाया हुआ है। किताब पर रखने के लिए पत्थर, इंसानी जिल्द इस्तेमाल हो रही है। किताबें हैं इंसानी जिल्द से बनाई हुई, कागज है इंसानी जिल्द से बनाई हुई, यानी जो आर्टिस्टिक चीजें होती हैं उसके लिए इंसानों का इस्तेमाल। सही। और ये 30 लोगों के जिम्मे लगा दिया कि इन 3000 लोगों को जेल में गैस चैम्बर में डाल के मार दो। वो 30,000 लोग मार दिए, अगले 30 बंदे भर्ती किए, इन 30 को भी लोग 2-2 दिन जिंदा रहने के लिए अपने फेलो जूस को गैस चैम्बर में डाल रहे थे। तो जर्मनों ने जूस को जूस की मदद से मारा। ठीक है। तो इंसानियत अपनी पस्ती की इंतहा तक कब पहुंचती है, ये आपको जर्मनी में नाजी हिटलर के जमाने में नजर आता है। अब जब ये सारी कहानियां पब्लिक में आम हुई तो जो 1000 साल गिल्ट है
वो इस होलोकास्ट के बाद तो इतना फैल गया यूरोप में, और यूरोप इतना गिल्टी, आज भी यूरोप गिल्टी है। आप होलोकास्ट डिनायल सजा है अमेरिका में और यूरोप में, आप इनकार ही नहीं कर सकते होलोकास्ट। क्यों करेंगे आप इनकार? इतने बड़े सितम का हल ये निकाला गया, इस कॉन्शियस गिल्ट का सॉल्यूशन ये निकाला गया कि रियासत इस्राइल कायम कर दी जाए। ठीक है। मई 1948 रियासत इस्राइल कायम हुई, 14 मई गालिबन। 13 मई को 6 फलस्तीनी शहरों से इजरायली पैरामिलिट्री फोर्सेस ने 7 लाख फलस्तीनियों को जबरदस्ती बेघर किया। उसका नाम है अल नकबा, द ग्रेट कैटास्ट्रॉफी, कयामत अजीम उसका नाम है। अल जजीरा पर डॉक्यूमेंट्री चंद किस्तों में पड़ी हुई है। जो लोग दिलचस्पी रखते हैं कि फलस्तीनियों के साथ क्या हुआ, या तो वो भाई एडवर्ड सईद की किताब पढ़े, और अगर ये नहीं पढ़नी तो अल जजीरा पर अल नकबा डॉक्यूमेंट्री देख ले। फलस्तीनी ही डायरेक्टर है, उसने बनाई है, और तारीखी हवाले से, यानी वो एक एकेडमिक काम है। 7 लाख फलस्तीनी कहां चले गए? 5 लाख फलस्तीनी इस वक्त चिली में रहते हैं। चिली का जो प्रेसिडेंट है वो उसका दादा फलस्तीन का तारे के वतन है। अर्जेंटीना में फलस्तीनी रहते हैं। अमेरिका, एडवर्ड सईद ने सारी जिंदगी अमेरिका में, तो ये लोग बेघर करके 7 लाख फलस्तीनी जो 1948 में बेघर हुए, आज उनकी तादाद 40 लाख से तजावुज कर चुकी है। उनके पास क्या राइट नहीं है? राइट टू रिटर्न नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि हम अरबों को आजादी दे रहे हैं और यहूदियों को मुल्क दे रहे हैं। नहीं तो आप कह रहे कि वोक्स, VOX एक चैनल है यूट्यूब पर, इसी तरह के 10-10 मिनट के पॉडकास्ट बनाता है तालीमी। उस पर मसला फलस्तीन देखें तो वो कहता है कि आयरनी, यानी मजाक ये हुआ अरबों के साथ कि अरबों को आजादी डिक्लेयर कर दी गई और इसराइली यहूदियों को रियासत दे दी गई। वो रियासत, जिस रियासत पर बरतानिया का कब्जा था, पूरी ब्यूरोक्रेसी मौजूद थी। शमसुद्दीन इब्ने फलां बैतुल मुकद्दस की किसी म्यूनिसिपैलिटी में मुलाजिम है, सुपरिटेंडेंट है, क्लर्क है, जो भी है। 13 मई 1948 को, 14 मई 1948 को उसकी मुलाजमत खत्म हो गई। वो मुलाजमत जिस पर वो पिछले 25-30 साल से नौकरी कर रहा था, उसका घर अब उसका घर नहीं रहा। वो घर जो उसके 1000 साल से 700 साल से उसके दादे परदादे ने बनाया, वो कब्रिस्तान, जिस कब्रिस्तान में उनके मुर्दे पड़े, उनका कब्रिस्तान नहीं रहा। 22% फलस्तीनी आबादी को 60% फलस्तीन दे दिया गया। 78% फलस्तीनी आबादी को 40% फलस्तीन दिया गया। ठीक, किसने? क्या फलस्तीनी वहां मौजूद थे यूनाइटेड नेशंस में जब ये फैसला हो रहा था? नहीं, अरब मौजूद थे, अरब रियासतें। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनकार कर दिया मानने से। अच्छा, पार्टीशन प्लान को अरबों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। 14 मई को 1948 इसराइली रियासत कायम हुई। डेविड बेन गुरियन, उनके फाउंडिंग फादर हैं, उनकी क़यादत में रियासत कायम हुई। 15 मई को अरब अक़वाम ने हमला कर दिया। अगेन आपको समझने की जरूरत है कि यूरोप के समझदार तरीन दिमाग कहां पहुंचे हुए हैं? इसराइल में, और एक रियासत कायम कर चुके हैं। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बरतानिया, इन सब का कलेक्टिव गिल्ट है कि यहूदियों का हमने ये किया है। उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए अमेरिका, यूनाइटेड नेशन ने कहा हम हर चीज इस्तेमाल करेंगे। किसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए? इसराइली रियासत के। आज जो अमेरिका कर रहे हैं, आज अभी अमेरिका के तमाम जहाज पहुंच गए मिडल ईस्ट इसराइल को बचाने के लिए। बेआईनी ही ये सूरत हाल थी। इराक, शाम, लबनान, उर्दन, ये क्या मुल्क थे उस जमाने में, और इनकी फौजें क्या फौजें थी, और इनकी फौजों ने क्या लड़ना था? किसके खिलाफ? दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज के खिलाफ। तो अरबों ने नहीं माना, अरबों ने मार खाई 1948 की लड़ाई में। और 1948 की लड़ाई पर अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री है, मैं फिर कहूंगा देखें। इराकी फौजियों ने, शामी फौजियों ने बहादुरी से लड़ाई की, बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन शिकस्त खाई। 1967 में इसराइल ने, मैं अभी ये अरब ममालिक का उनके जो इसराइल की जंग, उस पर तफसील से आपसे पूछना है मैंने। बिल्कुल।